हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं परावर्तन अपवर्तन के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसकी संख्या 30 है। आप सारे बच्चे बहुत अच्छे से इसे नोट डाउन कर लेंगे और आपको ये मैं प्रॉमिस दिलाती हूँ, यदि आपने बहुत अच्छे से इन सारे ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ा तो आपके 5 मार्क्स पक्के। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश किस प्रकार गति करता है। जिन बच्चों ने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समझे वे बहुत आसानी से वो आंसर को दे पाएंगे। तो हमारा आंसर होगा प्रकाश किस प्रकार गति करता है। तो हमें याद रखिए सीधी रेखा में, याद रखिए टेढ़ी रेखा किसी भी दिशा ऐसा नहीं हो सकता। आपको आंसर याद रखना है कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। वेग वेलोसिटी जो है प्रकाश की वो कब न्यूनतम होती है। तो आप याद रखना है प्रकाश का जो वेग है वो कब न्यूनतम होगा। कांच में मैंने प्रकाश की जो क्षमता है वो किस तरह से इंटरेंस करता है, जल में, वायु में, कांच में, तो मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बनाकर डाला हुआ है। आप उसे जाके सर्च कर लेंगे और उसे देख लेंगे। आइए अगला क्वेश्चन जानते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा रहता है वो दर्पण कौन सा होता है। तो याद रखिए मोटर गाड़ी में जो लगा हुआ सामने का जो दर्पण होता है वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। अगला है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। याद रखना वहाँ क्वेश्चन कुछ और बोल रहा है, यहाँ अलग बोल रहा है। तो हेडलाइट में हमेशा याद रखना अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर कार के हेडलाइट में किसका उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। अगला है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी समतल दर्पण जो हम घर में आईना जो देखते हैं उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो उसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा। तो वो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से समझा होगा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब तो वो आसानी से इसको रिप्लाई कर पाएंगे। तो याद रखना समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। तो आइए आगे। छठवां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो हम लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ऑप्शन क्या होना चाहिए, डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स और एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है वो तरंग दैर्ध्य के मापने की इकाई है और डायोप्टर जो है वो लेंस की क्षमता को मापा जाता है और ल्यूमेन जो है वो विद्युत तीव्रता से संबंधित है और लक्स जो है वो किसी भी प्रतिरोध की क्षमता को व्यक्त करने की इकाई है। तो याद रखना सब इकाइयाँ अलग अलग होती हैं। तो याद रखना लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापते हैं। अब आ जाता है, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। यानी प्रकाश की किरणों को जो दर्शाते हैं वो पथ आरेख जो होता है वो पथ आरेख, किरण आरेख कहलाता है। आप देखिए ऑप्शन में आपको किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो याद रखना सभी नहीं हो सकता है, किरण आरेख होगा। अगला है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस अंतर होता है। आपको ये क्वेश्चन बना तो दूसरे भी इससे रिलेटेड बनेंगे। यानी 2D क्षमता वाले लेंस का फोकस का अंतर फोकस अंतर कहलाता है। तो कितना मान होगा इसका, 50 होगा। इससे रिलेटेड अभी एक और क्वेश्चन है आपको, आइए देखेंगे हम। देखिए अब क्वेश्चन को पलट दिया है, किस उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो याद रखना उसकी क्षमता 2D होगी। अभी आपको दिया था कि उसका मान 2D जो है उसके डायोप्टर की वैल्यू है तो उसका फोकस अंतर कितना होगा, तो अपन ने निकाला था 2D होगा। तो आपको याद रखना है आपको फोकस अंतर 50 दिया है तो उसका जो डायोप्टर की वैल्यू होगी वो 2D होगी। ये मैथ्स को मैं अगले वीडियोस में समझाऊंगी। अगला है, प्रकाश की किरणों के समूह को, अब उससे को याद रखना है प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है, इजी वे में आपसे बनेगा कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। याद रखना है आपको क्या कहते हैं, किरण पुंज। प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त और प्रकीर्णन, तो ये सारे इसी से रिलेटेड है, पर याद रखना आंसर आपका होगा किरण पुंज। अगला है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक,
ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना हमेशा उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक इसलिए क्योंकि उत्तल लेंस जो है प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष में। निकट दृष्टि दोष का अर्थ ये होता है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई ना दे, तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो उसमें याद रखना उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होनी चाहिए? आप इजी वे में बता सकते हैं। यदि उत्तल लेंस की धनात्मक है तो अवतल लेंस की क्या होगी? याद रखना, देखिए आंसर में बता रहा है कि अवतल लेंस की जो क्षमता है वो क्या होगी? ऋणात्मक होगी। अगला है उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस का दूसरा नाम भी है। आप याद रखना उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लेंसों को मैंने आपको चित्र सहित समझाया था। तो उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस। याद रखना उत्तल अभिसारी, उत्तल अभिसारी, इस तरह से को रिलेटेड करके रखेंगे तो आपको इजी वे में याद रहेगा। उत्तल लेंस अभिसारी, अवतल लेंस अपसारी, उत्तल लेंस अभिसारी और अवतल अपसारी। आइए अगला है अवतल लेंस को क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस आ गया, अपसारी, आपको उत्तल याद हुआ तो अवतल इजी वे में याद होगा। अगला है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? यानी अपन लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं कर सकते। लेंस बनाने में क्या प्रयुक्त कर सकते वो अगला क्वेश्चन है, पर यह याद रखना किसको नहीं किया जाता है। तो याद रखना है आपको जल, कांच, प्लास्टिक इनका यूज़ करते हैं बट मिट्टी का यूज़ नहीं करते हैं। तो याद रखना है लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। अगला है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो याद रखना है आपको हमेशा दर्पण में हमेशा वस्तु का जो प्रतिबिंब है छोटा प्राप्त होगा। किस लेंस में? उत्तल लेंस में प्राप्त होगा, उत्तल दर्पण में प्राप्त होगा। किस दर्पण से? याद रखिए लेंस अलग है और दर्पण अलग है, आप उसे रिलेटेड नहीं करिएगा। लेंस अलग है, दर्पण अलग है। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? आप याद रखना छोटा प्रतिबिंब उत्तल में बना, तो याद रखिए बड़ा प्रतिबिंब किस में बनेगा? अवतल में बनेगा। तो एक दूसरे से रिलेटेड है उत्तल और अवतल, तो आप इसे अच्छे से याद रखिए। अगला क्वेश्चन जानेंगे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है, याद रखना हवा मतलब विरल, कांच मतलब सघन, तो जाती है तो क्या होती है? मुड़ेगी, दूर हटेगी, क्या होगा? तो याद रखना अभिलंब से दूर होगी, अभिलंब के निकट होगी, अभिलंब के समांतर होगी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर याद रखिए अभिलंब के निकट होगी। अगला है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी का जो कैमरा है वो अभिदृश्यक कैसा होता है? उसमें जो लेंस लगाया जाता है वो कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस उपयोग होता है। तो फोटोग्राफी के जो कैमरा होता है उस कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपका ये क्वेश्चन पहले भी अपन ने देखा हुआ था। तो साइड मिरर में जो उपयोग होने वाला है क्या है? अवतल, उत्तल और उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो याद रखना साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जानेंगे। एक अवतल दर्पण का फोकस की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? मैंने मैथ्स के माध्यम से आपको समझाया था त्रिज्या और फोकस निकालना। तो याद रखिए अगर फोकस दूरी दी है 10 तो वक्रता त्रिज्या उसकी दुगनी हो जाएगी, तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो आप याद रखिए वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस से दुगनी होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, जिसने परावर्तन और अपवर्तन पढ़ा होगा, परावर्तन के नियम पढ़े होंगे, वो इजी वे में इस आंसर को देंगे। तो याद रखना निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। निर्गत का अर्थ होता है जो बाहर निकल रहा है, बाहर जा रहा है, तो उससे बनने वाले कोण को निर्गत कोण कहते हैं। तो याद रखना दो कोण नहीं लिख देना, आपतन और परावर्तन, याद रखना उन कोण को निर्गत कोण कहते हैं। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी है जिससे हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं, तो उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना उत्तल लेंस का यूज़ करते हैं। हम बार बार बोलते जा रहे हैं आपको दर्पण अलग है, लेंस अलग है, तो किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है
हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। देखिए सारे एक दूसरे से रिलेटेड है। किस लेंस में काल्पनिक प्राप्त हो रहा, उत्तल, अवतल, बाइफोकल, बाइफोकल यानी द्विफोकसी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है आपको अवतल। आप याद रखना अवतल लेंस में, याद रखना लेंस नहीं लिखा हुआ है बट आपको दर्पण नहीं लेंस ही लिखना है। तो क्योंकि क्वेश्चन है आपका किस लेंस के द्वारा, तो किस लेंस के द्वारा, अवतल लेंस के द्वारा। अगला है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जो परावर्तन के नियम बतला रहे हैं तो उनसे क्या निर्धारित होता है, उससे क्या पता चलता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो आप इजी वे में बता सकते हैं कि परावर्तन कोण बराबर किसके है, अपवर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का नियम ये दर्शाता है। सॉरी बच्चों, इसमें कुछ गड़बड़ी है। परावर्तन हमेशा जो है अपवर्तन के बराबर होता है, नहीं सही है इसका आंसर। अगला है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा, उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा जिसकी कल्पना बस की जा रही है तो वो काल्पनिक प्रतिबिंब में हमेशा याद रखना सीधा ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगला है सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है। तो सर्च लाइट होती है तो उसका जो परावर्तक सतह है वो क्या होगा, उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। तो याद रखना सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होगा। अगला है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। जिनने अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़े होंगे वो आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो याद रखना आपको दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो जिनने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के यूज़ किए हैं तो वो बहुत ही अच्छे से इसको रिप्लाई दे पाएंगे। तो आज के हमारे ये 30 MCQs हुए। अगले क्वेश्चन में मैं नया चैप्टर और नई वीडियो और अच्छे पिक्चर्स के साथ लाऊंगी। इसलिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।